हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, हमारी जो पर्यावरण की क्लास, ठीक है, पर्यावरण की क्लास क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। यह क्लास यूपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, ठीक है, सी टेट और अदर जितने भी एग्ज़ाम हो गए टीचर के, सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग पहली क्लास। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। क्वेश्चन तो हम यहीं से फंसाएंगे, 100% है, सारे क्वेश्चन को फंसा के दिखाएंगे। और जिस दिन आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चे मुझसे कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैं कहता हूँ। ठीक है, वो लोग पर डे जब क्लास स्टार्ट होती है, चाहे एनी टाइम मैं क्लास अपलोड करूँ, वो लोग ज़रूर जुड़ते हैं, ठीक है, और हमेशा देखते हैं उस वीडियो को, ठीक है। और ऐसे बच्चे जो है हमेशा सेलेक्ट होते हैं और होंगे भी जो है, ठीक है। ये सब नए बच्चे हैं और मुझसे जुड़े हुए हैं कंटिन्यू बहुत पहले से। मैं सबका देखता हूँ, कितने लोग कमेंट करते हैं, क्या करते हैं। प्रत्येक बच्चे का, एक एक बच्चे का मैं कमेंट रीड करता हूँ और रिप्लाई भी देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हाँ, आप लोग ऑफलाइन जब वीडियो क्लोज हो जाए तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए कि हाँ, अगर मुझसे भी कोई त्रुटि हो रही, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, समझ लीजिए। लेकिन बस मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, आप लोग अभी नए हो। हाँ, कुछ लोगों के पास मुझसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो सकता है, ठीक है, ठीक। तो ऐसा नहीं, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहले क्वेश्चन के साथ क्लास को। ठीक, बताइए किस पंचवर्षीय योजना के बाद जो है अनवरत योजना चलाई गई थी। बताइए पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी स्टार्ट हुई थी वह 1900 कब से, 51 से 1956 तक, ठीक है। दूसरी जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी वह हमारी कब से, 1956 से 1900 कब तक, 61 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी, थर्ड 5 ईयर प्लान था जो है, 1961 से 1966 तक चला। उसी समय हमारे पे क्या हुआ था, पाकिस्तान द्वारा क्या युद्ध कर लड़ा गया था, ठीक है, पाकिस्तान से युद्ध लड़ा और अकाल भी पड़ा था इसी। तो हमारी जो है 3 साल क्या क्या हो गया था, कौन सी चली थी बताइए। उसके बाद 3 साल हमारी क्या, 1966 से 1969 तक क्या एक वर्षीय मतलब अवकाश कर दिया गया था, पंचवर्षीय अवकाश कर दिया गया था 69 तक, ठीक है। फिर उसके बाद 1969 से 1974 तक चली थी, कौन सी, 1974 तक हमारी कौन चलती, चौथे क्रम की, ठीक है। और 5वें क्रम की हमारी कब चली थी, तो 1974 से 1969 तक चलनी चाहिए थी, 1969 तक चलनी चाहिए थी, लेकिन ये पहले ही समाप्त कर दी गई थी 1978 में, ठीक है। वहाँ पे मोरारजी देसाई की क्या बन जाती, सरकार बन जाती, ठीक है। सरकार बनने के बाद क्या करते हैं, अनवरत योजना स्टार्ट कर देते हैं 2 साल की, अनवरत योजना, ठीक है। अनवरत योजना कब तक चलती है अनवरत योजना, 1978 से 1980 तक हमारी क्या थी, अनवरत योजना रहती, ठीक। यहाँ मैंने पूरा डिटेल से बताने की कोशिश किया। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय यह योजना जो हमारी क्या थी, कृषि पर आधारित थी। दूसरी 1956 से 1900 भारी उद्योग पर आधारित थी। और 1961 से 1966 कृषि प्लस भारी उद्योग दोनों पर थी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 साल क्या अकाल पड़ा और क्या हुआ, हमारा युद्ध लड़ा गया चीन के साथ, ठीक है। युद्ध लड़ने के बाद इतना हमारा कृषि व्यवस्था क्या होती, चरमरा गई थी, ठीक है, सारी चीज़ें। इस वजह से 3 साल हमारी रोक दी गई थी, ठीक। पहला अवकाश हुआ था, पहला योजना अवकाश हुआ था। फिर उसके 3 साल का, फिर उसके बाद 1969 से 1974 तक चौथी, फिर 1974 से 1979 तक चलने वाली थी, लेकिन 1 साल पहले ही ख़त्म करके वहाँ मोरारजी देसाई की सरकार बन जाती है और इन्होंने 2 साल की क्या अनवरत योजना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसे पूछा है अनवरत योजना लागू किया गया था किस पंचवर्षीय के बाद, तो किस पंचवर्षीय के बाद, ये देखिए 5वीं पंचवर्षीय के बाद हम लोग क्या किए थे, अनवरत योजना को लागू किए थे। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, देख लीजिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तो मैंने पूरा डिटेल से आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश की है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक। तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, 122वां बताइए। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आपको विजिबल हो, फिर भी नहीं विजिबल हो रहे हैं, ठीक है। और छोटा करें, आप लोगों को दिखाई देगा या नहीं, ज़्यादा छोटा हो जाएगा। चलिए मैं ऑप्शन दिखा दूंगा, ठीक। बताइए, कह रहा है कि 122वां कह रहा, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के अग्रलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। बताइए, तो क्या कह रहा है, बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करना, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकारना, ये क्या है, वांछनीय अभ्यास है, ठीक है। क्या वांछनीय अभ्यास, तो यही हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा, 123 बताइए, 123वां बताइए,
ठीक है। 123वां बताइए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 123 कह रहा है कि मलयालम किस शासकीय भाषा है? हरियाणा की है, तो हरियाणा की तो है नहीं, ठीक है, हरियाणा की बिल्कुल नहीं है। क्या है? झारखंड की है, झारखंड की भी नहीं। उत्तराखंड की तो बचा कौन? केरल की है। तो यह राजकीय भाषा कहाँ की है? शासकीय भाषा कहाँ की? केरल की है, ठीक है। कहाँ की है? केरल की है, ठीक है। केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम है, तिरुअनंतपुरम है, ठीक है, ठीक है। केरल में क्या? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा कहाँ पे? केरल में वन्यजीव अभ्यारण्य है, ठीक है। केरल में पंबा नदी को केरल की गंगा के नाम से जाना जाता है। यहीं पे अष्टमुदी झील भी हमारी कहाँ पे? केरल में है ये, ठीक है। चलिए, तो इतना डिटेल से मैं बताने की कोशिश किया। तेरह ताली का लोक नृत्य कहाँ पे है? तेरह ताली का लोक नृत्य ना तो छत्तीसगढ़ में है, ना मणिपुर में है, और ना ही मध्य प्रदेश में है। तो यह नृत्य कहाँ का है? तो राजस्थान का है, ठीक। कहाँ का है? राजस्थान का। तेरह ताली कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। और घूमर भी हमारा कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। और कालबेलिया भी कहाँ का है? ये बहुत पूछता है, कालबेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कालबेलिया कहाँ का? ये भी हमारा कहाँ है? राजस्थान का ही। कालबेलिया भी हमारा राजस्थान। कालबेलिया हम लोग सपेरे को क्या करते हैं? जो लेके घूमते हैं उनको बोलते हैं कालबेलिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 125वां। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? बताइए कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है? इसको आप लोग बताएंगे, फटाफट बताइए कौन सा उपयुक्त? सृजनात्मक लेखन, निर्दर्शन या प्रदर्शन, या हस्तपरक, या गतिविधि? बताइए कौन सा इसका राइट हो जाएगा 125 का? तो 125 का राइट आंसर आ जाएगा सी, हस्तपरक गतिविधि सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा? 126। क्या कह रहा है 126वां? कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में? 356 किसके बारे में? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के। तो राज्य के जो नीति निर्देशक जिसको बोलते हैं डीपीएसपी हमारा किस में दिया गया है? तो हमारा जो है 36 से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है, ठीक है। डीपीएसपी, ठीक, 36 से 51 तक है। आर्टिकल 36 से राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करना, 300 आर्टिकल 356 में है, ठीक है। और भारतीय भाषा को हिंदी के रूप में 343 में है, ठीक है। 343 आर्टिकल 343 में। कश्मीर के लिए विशेष दर्जा, बताइए कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की बात जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कश्मीर के लिए विशेष दर्जे की बात, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कांच के जार तथा बोतलों में उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह से सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनमें से धूल को हटाने के लिए, बिल्कुल गलत बात है। नमी को पूर्ण हटाने के लिए, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए, उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, ना ही स्वादिष्ट ना ही, तो उसमें से नमी को पूर्ण रूप से हटाने के लिए उसको क्या रखा जाता है? धूप में रखा जाता है, ठीक है। चलिए, आप लोग अपने घर पे मम्मी को देखते होंगे कि अचार को क्या रखती हैं? छत पे रखती हैं, ताकि उसमें से नमी क्या हो जाए? फिनिश हो जाए और अचार ख़राब ना हो। चलिए 128 बताइए। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? वसा एसिड से, शक्कर एसिड से, एमिनो एसिड से, या स्टार्च से? 128 का बताएंगे आप लोग। तो किससे करते हैं बताइए? तो ये अमीनो एसिड से करते हैं। किससे करते हैं? अमीनो एसिड से क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा? हड़प्पा तो भारत में है ही नहीं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, पंजाब, या सिंध? कौन सा है बताइए कौन सा है? 129 का। भारत में खोजा गया तो हड़प्पा ही है, ठीक है, हड़प्पा, लेकिन भारत में नहीं। एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन पूछने का तरीका गलत है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ठीक है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। या किस नदी के तट पे है? तो यह जो है रावी नदी के तट पे है, ठीक। किस नदी के तट पे? तो रावी नदी के तट पे है, ठीक। चलें आगे, चलिए बिल्कुल चलिए, फटाफट एकदम करते हैं हम लोग। थोड़ा सा ब्लर है, इसको भी एडजस्ट करेंगे आप लोग। चलिए, वैसे है विजुअल है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिज का अवशोषण करना, भोजन भंडार एवं संचित करना? बताइए कौन सा कार्य जड़ का नहीं होता? जो हमारी पौधों की जड़ें होती हैं, मान लीजिए कोई पेड़ है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, तो इनकी जड़ों का जो कार्य होता है वो क्या होता है? तो जल एवं खनिज का तो अवशोषण करते ही हैं, तो ये तो हमारा क्या है? बिल्कुल सत्य है, ठीक है। सहारा प्रदान करते ही हैं, ठीक है, सहारा भी प्रदान करते हैं। तो
ह्यूमस उपलब्ध कराते ही हैं, क्या नहीं करते हैं, भोजन का भंडारण नहीं करते हैं। और हमसे नहीं का क्वेश्चन पूछा था, तो इसका राइट आंसर हमारा डी ही क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, डी ही हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए आगे बताइए, कह रहा क्वेश्चन नंबर 131, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। जो महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी, अल्फ्रेड बेनेगर ने, अल्फ्रेड वॉरविक ने, अल्फ्रेड हैंक्स ने, अल्फ्रेड मैन ने। 131 का, तो 131 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट आ जाएगा, अल्फ्रेड वेगेनर ने। कौन किया था, अल्फ्रेड वेगेनर ने किया था। ठीक है, अल्फ्रेड वेगेनर ने। ठीक, इतना याद रखेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका है, तो उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक है, गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, सब्जी का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। और किसका बताइए, आम, आलू, गेहूं, सब्जी। धान में ये दूसरे स्थान पे है, धान में ये दूसरे स्थान पे, गन्ना उत्पादन में है, ठीक, उत्पादन में है। ठीक, इन सभी में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 133, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है। तो यमुना की सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी, केन, बेतवा, सिंध, केन, बेतवा, सिंध और हमारी चंबल। ये सभी किसकी हैं, ये हमारी यमुना की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आकर के इलाहाबाद में जो है गंगा जी से मिल जाती है। और गंगा जी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सोन इसकी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सोन इसकी सहायक नदी नहीं है, यह गंगा की सहायक नदी है सोन। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, 133 का बी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरी गर्त है। मेरियाना ट्रेंच जो है क्या है, सबसे गहरी गर्त है। ठीक है, यह प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त है, प्रशांत महासागर की। ठीक है, महासागर कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। ठीक, और हिंद महासागर, टोटल 4 हैं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, प्रशांत महासागर की सबसे गहरी गर्त कौन, मेरियाना गर्त है। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए 135वां बता दीजिए। 135वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। गिद्ध की, रेशम का कीट, कुत्ता या बाघ की, बताइए। तो बाघ की सुनने की गति क्या होती है, बहुत तीव्र होती है बाघ की। तो डी पार्ट इसका क्या होता है, बिल्कुल सही। बाघ में सुनने की गति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्ते हिलने, ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ठीक है, तभी तो वो शिकार करता है, इतनी उसकी सुनने की तीव्रता होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, तब वह अनेक सुरंग को पार करता है। तो ये सुरंगें पर्वत में हैं, वह अनेक सुरंगों को क्या करता है, पार करता है। अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है। बताइए, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट या विंध्याचल। तो अरावली पड़ेगा नहीं, विंध्याचल भी नहीं पड़ेगा, तो बताइए कौन सी पड़ेगा। गुजरात से जा रहा हो, पूर्वी घाट भी नहीं पड़ेगा, तो कौन सी, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिमी घाट, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, बिल्कुल सत्य आ जाएगा। चलिए, भोर घाट, पाल घाट, सेनेकोटा की सुरंगों को क्या करता है, पार करता है। चलिए 137वां बताइए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कानून के समानता प्रदान करता है। किस आर्टिकल में कानून के समान, तो आर्टिकल 14 क्या करता है, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक है, कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। ठीक, और ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 138 बता दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले, मतलब कि कहाँ से जो कुएं के अवशेष मिले। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित मोहनजोदड़ो के घरों में क्या मिले, कुएं के अवशेष मिले। इसे क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है बताइए, मृतकों का टीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला। यहाँ सबसे बड़ा स्नानागार मिला था। ठीक है, कहाँ पे, यहीं पे मोहनजोदड़ो में। ठीक है, चलिए, तो ये भी आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी। एक लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में।
यह किस नदी के तट पे है? तो भोगवा नदी के तट पे है। किस नदी के तट पे? भोगवा। हड़प्पा कहाँ पर था? सिंध प्रांत में। किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पे। ठीक है। कालीबंगा, काली चूड़ियों राजस्थान में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती के एक साथ नहीं रहता, मतलब कॉलोनी बस्ती के रूप में नहीं रहता, कौन सा है बताइए? चींटी, दीमक, मकड़ी, ततैया या बर्रा जिसको बोलते हैं, बताइए। ततैया, बर्रा, चींटी तथा दीमक मधुमक्खी की भांति जो है बस्ती बनाकर रहते हैं। ठीक है। ततैया हो गया, चींटी हो गई, दीमक, ये सभी क्या रहते हैं? एक ग्रुप में रहते हैं। लेकिन जो मकड़ी रहती है वो ग्रुप में नहीं रहती है। ठीक है। क्या रहती है? ग्रुप में नहीं रहती है। तो हमारा क्या जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य। चलिए आगे बता दीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभे पर बने होते हैं, तो अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तो ये मकान जो खंभे पे, बांस के खंभे पे बनते हैं, ये असम के मकान होते हैं। ठीक है। असम के मकान होते हैं। और ये अंदर से भी क्या होते हैं? लकड़ी के होते हैं। ठीक है। लकड़ी के होते हैं। और क्या कह रहा है? और कह रहा है कि मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की बने होते हैं। और मकानों की छतें क्या होती हैं? ढालू होती हैं। ठीक है। मकानों की छतें क्या होती हैं? ढालू नुमा होती हैं। तो ये कहाँ के हैं? तो मैंने बताया ना अभी, असम के होते हैं। कहाँ के होते हैं? असम के होते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर 140 का डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक। आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो आप देख लीजिए, भाषा पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मणिपुर की है, अरुणाचल प्रदेश की है, मिजोरम की है या झारखंड की है? कुड़ुक झारखंड की है। कहाँ की है? कुड़ुक जनजातियों द्वारा झारखंड की। उड़ीसा, बिहार के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल में रहने वाली जनजातियाँ इस भाषा का क्या करती हैं? प्रयोग करती हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 142वां। कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A संविधान में के द्वारा 42वां संविधान संशोधन या 44वां या 41वां या 45वां, बताइए। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। कब? 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था। तो पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन 100% आते हैं। ठीक है। 51 के भाग 4 के क में और अनुच्छेद क में। ठीक है। कितने थे उस समय? उस समय थे, कितने थे उस समय? 11 थे। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। पहले कितने थे? 10 थे। ठीक है। 2002 में जो है क्या है? शिक्षा 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। ठीक है। प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। चलिए। स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? स्वच्छ आकाश का नीला रंग 43 का। तो स्वच्छ आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के बिखरने के कारण। नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 144 बताइए। हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? 144 का बता दीजिए। तो यह वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टाइलिन एंजाइम का संबंध है। तो टाइलिन जो हमारा पाया जाता है किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है। ये तो सबको पता है। कहाँ पाया जाता है? लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह एक क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। अगला बताइए। जठर रस कहाँ पाया जाता है? बताइए। तो जठर रस में जो हमारा जठर होता है, यह इसमें जो पेप्सिन, रेनिन और ट्रिप्सिन पाया जाता है। इसमें 3 तरह के पाए जाते हैं। लिख दें, बताइए कौन कौन सा? पेप्सिन, रेनिन और कौन सा एक पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन में क्या करता है? सहायक करता है। ठीक है। आंतरी रस जो हमारा अग्नाशय होता है उसमें ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज पाया जाता है। और जो आंत रस होता है इसमें इरेप्सिन, माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज, लाइपेज पाया जाता है। और लार में क्या? टाइलिन और माल्टेज पाए जाते हैं। लार में टाइलिन और माल्टेज पाए जाते हैं। ठीक। नर्मदा के अतिरिक्त, अगला क्वेश्चन, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो हमारी सोन नदी निकलती है। कौन सी? नर्मदा और सोन नदियाँ जो कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा किस समिति की त्रिस्तरीय प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे देश में लागू हुई थी। ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, भारतीय शास्त्रीय नृत्य को विदेश में किसने लोकप्रिय किया था? रविशंकर, उदय शंकर,
अमजद अली खां या हरिप्रसाद चौरसिया? तो किसने किया था? तो इसको किया था उदय शंकर साहब ने। कौन कहा था? तो टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी? 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 है, ये भी याद रखेंगे। चलिए, पंजाब के किस गांव में हॉकी को सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए? किस गांव ने, पंजाब के किस गांव ने? तो 14 खिलाड़ियों को क्या ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में खेल चुके हैं। ये कौन सा गांव है बताइए? तो ये हमारा क्या संसारपुर है। कौन है? संसारपुर, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में है। ठीक, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप बताएंगे। बताइए, कह रहा है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है भोपाल में, कानपुर में, पटना में? तो हमारा कहाँ पे? कानपुर में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। ठीक है, यूपी के कानपुर में स्थित है। ठीक, तो ये वीडियो आज हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह से आप मेरे साथ संघर्ष के साथ जुड़े रहिए। हर एक एग्ज़ाम आपके 100% निकलेंगे, ये मेरा वादा है। बस आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।